This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought a set of objective questions from a study of English, and this is the set number 4. This is the set number 5 rather than 4. ये सेट नंबर 5 है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 101 से लेकर 125 तक। और इससे पहले हमने 4 सेट अपलोड किए हैं। शायद आपने देखा हो, शायद आपने नहीं भी देखा हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और एक और इन्फॉर्मेशन ये कि मैंने पोइट्री सेक्शंस के भी 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसी सेट्स में से एक सेट नंबर 3 में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप लिंक के सहारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पोइट्री सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें समेटने की कोशिश की है ऑब्जेक्टिव सेट्स में। जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 5वां सेट आपके सामने है, इससे पहले 4 सेट्स ऑलरेडी हम ला चुके हैं और भी सेट्स इसके लाएंगे और इसके सारे पॉइंट को हम अब इस सेट में टेकअप करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का स्टडी कर लिया है तो ये सेट आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह होगा। आप अपने आप को आंक सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं और इसमें से जो भी फैक्ट आपके लिए यूज़फुल होगा उसको आप सीख भी सकते हैं। अगर आपने स्टडी नहीं किया है, मान लीजिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तब भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको अभी देखना है या फिर स्टडी करने के बाद देखना है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। लेकिन एकदम हेल्पफुल होगा, आप श्योर रहिए। ये गारंटी है कि अगर आप इस इन सारे सेट्स को जो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, इस सारे सेट्स को अगर आप देख लेते हैं तो जो 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर करना है आपको आपके एग्ज़ाम में, तो फिर निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और फिर गारंटी है कि आप नहीं के बराबर क्वेश्चन मिस करेंगे। हालांकि ये सेइंग है कि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है लाख प्रयास के बावजूद। चलिए, मेरा यह प्रयास है और उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, आराम से एंजॉय कीजिए इसको और मैक्सिमम चीज़ को इसमें से ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन नंबर 101, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैज़ मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और ये वर्ड आप देख रहे हैं, मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज, ये इम्प्योर मीन्स क्या, अशुद्ध, और ग्लोरियसली मीन्स गौरवपूर्ण। ये 2 शब्द, दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। एक बहुत ही अच्छी बातों की ओर संकेत करता है और दूसरा थोड़ा सा ये अशुद्ध, थोड़ा सा मतलब बैड सेंस में यूज़ किया जाता है हम लोगों के द्वारा। कोई भी कभी भी इम्प्योर चीज़ को लाइक नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्योर होते हुए भी ग्लोरियस है। इसको इसीलिए ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। शायद ही कभी बहुत कम एक्सप्रेशन हम लोगों के सामने आता है जहां इस तरह का एक मतलब बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बुरी चीज़ आए और वो किसी एक चीज़ को डिनोट करे। तो इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज है। तो ये किस चीज़ की वजह से है? व्हाट हैज़ मेड, किसने इंग्लिश को द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज बनाया दुनिया का? ऑप्शन ए है इन्फ्लेक्शंस, ऑप्शन बी बोरोइंग हैबिट्स, ऑप्शन सी द डिफरेंट फॉर्म्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी इन्फ्लेक्शंस जो शब्दों के रूप में जो मतलब समझे जा रहे थे, या फिर बोरोइंग हैबिट्स, दूसरी लैंग्वेज से जो ये वर्ड सब अपने अंदर ले रहा था उसकी वजह से, या फिर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, इसके जो अलग अलग रूप हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश या फिर और सब देशों की इंग्लिश, या नन ऑफ दिस। क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोरोइंग हैबिट्स। बोरोइंग हैबिट्स इट इज़ द करेक्ट आंसर। इंग्लिश को इसलिए इम्प्योर कहा जाता है चूँकि इसने लिया है दुनिया की अलग अलग भाषाओं से ढेर सारे शब्द को, इसीलिए इंग्लिश को द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, who humorously calls the old English irregular lines and alliteration the rim ram rough। किसने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो कुछ रचनाएं थी या उसके जो एक्सप्रेशन थे उसको मजाक में एक तरह से
मुंह चिढ़ाने के अंदाज में द रिम रैम रॉफ कहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है जोफ्री चौसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जॉन गॉबर, ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन डी जॉन विक्लिफ। करेक्ट आंसर कौन सा है? जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर ने ओल्ड इंग्लिश का जो इरेगुलर लाइंस था, कुछ उल्टे सीधे जो लाइंस थे, उसमें रिदम का जो राइम का जो लैकिंग था, उसकी वजह से क्या कहा? द रिम रैम रॉफ, एक मतलब मजाक के सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मार्लो was basically a direct dash poet, romantic, नेचर, लैरिक, मेटाफिजिकल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मार्लो ये लैरिक पोइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। व्हिच पोइट अटैक्स द सोशल इल्स एंड अर्जेस मैन टू लव? यहाँ जो थोड़ा सा यहाँ मैन अर्जेस मैन टू लर्न टू लव, ये टू लर्न, यहाँ लर्न टू लव जैसा वर्ड होता, आप यहाँ ख्याल रखें। और वैसे भी यही वही एक्सप्रेशन दे रहा है कमोविश। तो फिर जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, मतलब किसने सामाजिक बुराई पर अटैक, पहले क्वेश्चन को समझ लें, किसने सामाजिक बुराई पर अटैक किया और लोगों को प्रेम करने के लिए, सीखने के लिए कहा? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी लैंगलैंड, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी चौसर। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी लैंगलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। फेरी क्वीन इज ए डैश, पेस्टोरल पोएम, सोनेट पोएम, रोमांटिक एपिक, ट्रेजेडी। तो फेरी क्वीन जो है वो रोमांटिक एपिक है। एपिक किसको कहते हैं? जिसमें किसी मतलब महान गाथा की चर्चा होती है, कोई वीर गाथा की चर्चा होती है। जैसे आप इंडिया में देख लें, महाभारत रोमांटिक एपिक का एकदम लिटरेरी एग्जाम्पल है। तो फेरी क्वीन भी इसी तरह रोमांटिक एपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड रेनेसां? रेनेसां शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चेंजेस, ऑप्शन बी बोरोइंग, ऑप्शन सी रिवर्थ, ऑप्शन डी ओल्ड वैल्यूज। और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी रिवर्थ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं और इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी मतलब एकदम आप ये समझ लें कि आपके बुक में से लिए गए हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। व्हिच इवेंट हैड द फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज? किस घटना का इंग्लिश भाषा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए द राइज ऑफ रोमन एम्पायर, ऑप्शन बी द ग्रेट लंडन फायर, ऑप्शन सी द रेनेसां, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? रेनेसां। ये जो रेनेसां था इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। द टाइम ऑफ द अगस्टन एज इज, अगस्टन एज जो था उसका टाइम क्या है? ऑप्शन ए द अर्ली 18th सेंचुरी, ऑप्शन बी द 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी द 15th सेंचुरी, ऑप्शन डी द 20th सेंचुरी। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए द अर्ली 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। सिपो इज ए डैश वर्ड। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पर्शियन, ऑप्शन सी अरबिक, ऑप्शन डी लैटिन। ये हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और सेट में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से रिपीट कर लें। तो सिपोई कौन सा वर्ड है? हिंदी वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, अरबिक वर्ड है या लैटिन वर्ड है? करेक्ट आंसर क्या है? हिंदी वर्ड है, जो इंग्लिश में लिया गया है। इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी वर्ड का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। व्हिच हिंदी वर्ड इज कॉल्ड सिपोई इन इंग्लिश? कौन सा हिंदी का शब्द को इंग्लिश में सिपोई कहा जाता है? ऑप्शन ए कांस्टेबल, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी साड़ी, ऑप्शन डी शास्त्रा। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी सिपाही। सिपाही को ही इंग्लिश में सिपोई कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ऑप्शन ए जो है वो कांस्टेबल मीन्स भी सिपाही होता है, लेकिन हम इसके साथ नहीं जाएंगे। बहुत जल्दी में हमसे ये मिस्टेक हो सकता है। अगर हम जान रहे हैं कि कांस्टेबल मीन्स सिपाही तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन
चूँकि ये इंग्लिश वर्ड है इसीलिए हमको तो चाहिए हिंदी वर्ड, व्हिच हिंदी वर्ड, इसीलिए हमें सिपाही पर जाना होगा, नहीं तो कांस्टेबल देखकर जल्दी में हम इसको टिक ना मार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 व्हाट इज आरपी और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, कौन किसे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, ऑप्शन बी अमेरिकन इंग्लिश, ऑप्शन सी न्यू नेशनल इंग्लिश, ऑप्शन डी इंडियन इंग्लिश स्पीच। करेक्ट आंसर क्या है? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को ही रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। रिसीव्ड मतलब आप समझ लें कि सारा कुछ तो इंग्लिश ने दूसरे से रिसीव किया है, प्राप्त किया है, इसीलिए स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज को ही रिफर किया जाता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज ए एन डैश। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है वो ड्रामा है, नॉवेल है, पोएम है, एपिक है, ये क्या है? तो ये पोएम है, लेकिन यहाँ मतलब ऑप्शन में एक वर्ड मिसिंग है, वो है नैरेटिव। ये नैरेटिव पोएम है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है ये नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम आप समझ लें कि मतलब किसी थोड़ी सी लंबी कहानी को कविता के रूप में जो रखी जाती है उसी को नैरेटिव पोएम कहते हैं। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 लैटिन वाज द वर्ल्ड लैंग्वेज, और उसके बाद ये डैश है, आपको इनमें से लेकर इसको मतलब फिलअप करना है। ऑप्शन ए अबाउट 800 ईयर्स अगो, ऑप्शन बी इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन सी BC 1000, ऑप्शन डी बिफोर शेक्सपियर, शेक्सपियर से पहले। तो सबसे सूटेबल आंसर जो है वो है अबाउट 800 ईयर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में कि अबाउट 800 ईयर्स एगो, 800 साल पहले इंग्लिश की जगह लैटिन जो था वो वर्ल्ड लैंग्वेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 द वर्ड निग्रो इज ए डैश वर्ड। निग्रो कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी अफ्रीकन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्पेनिश। निग्रो स्पेनिश वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 हाउ मेनी सोनेट्स वेयर रिटेन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए? शेक्सपियर जो कि सबसे बड़ा लिटरेचर है, साहित्यकार है इंग्लिश का, या सारी दुनिया में आप समझ लें सबसे बड़े साहित्यकार की जब भी चर्चा होगी तो शेक्सपियर की चर्चा सबसे पहले ही होगी। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे? ढेर सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और उन्होंने सोनेट्स भी लिखे। तो कितने सोनेट्स लिखे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 154, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 154। क्वेश्चन नंबर 116 हाउ मेनी नैरेटिव पोएम्स वेयर रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितने नैरेटिव पोएम्स लिखे गए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो शेक्सपियर के द्वारा 2 नैरेटिव पोएम्स भी लिखे गए हैं, ऑप्शन बी। आप श्योर हो जाएं कि ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो कि इधर उधर से लिया गया है। ये सारे के सारे एकदम आपके बुक से लिए गए हैं और सारे ऑप्शंस भी लगभग उन्हीं में से दिए गए हैं। तो आप यह ना सोचें कि आज की दुनिया में जो ढेर सारा कुछ मतलब इंटरनेट से आ जाता है और उसका आपके मतलब हो सकता है कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं हो, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको, अगर आप चाहें, अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो कि इधर उधर की चीज़ है या फिर इसमें कोई मिस्टेक आपको नज़र आता है, कोई एरर नज़र आता है, तो आप कमेंट करें, हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 द सोनेट्स कंपोज्ड बाय शेक्सपियर आर कॉल्ड। शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट्स लिखे गए उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शेक्सपियरियन सोनेट्स, ऑप्शन बी ब्रिटिश सोनेट्स, ऑप्शन सी एलिजाबेथन सोनेट्स, ऑप्शन डी ग्रैंड सोनेट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर के जो द्वारा सोनेट्स लिखे गए उसे शेक्सपियरियन सोनेट है, उनके नाम पर ही
शेक्सपियरियन सोनेट्स कहते हैं। हालांकि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो फिर ब्रिटिश सोनेट्स पढ़ने का भी उतना ही मन करेगा। चूँकि शेक्सपियर एलिजाबेथन इज के पोइट थे तो हो सकता है एलिजाबेथन सोनेट्स भी कहने का आपका मन करे, या ग्रैंड सोनेट्स, ऐसा ये भी वर्ड अपने आप में एक रखता है, अपील करता है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? शेक्सपियर के नाम पर ही शेक्सपियर के सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट्स कहा गया। सोनेट्स जो कि मेनली इटली का फॉर्म था, वो पोइट्री का जो वर्जन था वो इटली का था, इटालियन वर्जन था वो, लेकिन शेक्सपियर ने भी उसको बड़ी खूबसूरती से लिखा है और 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं और इसे शेक्सपियरियन सोनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। The 17th century is called both an age of transition and confusion because of 17वीं शताब्दी को जो ट्रांजिशन और कन्फ्यूज़न का समय कहा जाता है, एक संक्रमण और उहापोह का समय कहा जाता है, उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ मिस, उसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष। ऑप्शन बी कॉलोनियलिज्म, मतलब उपनिवेशीकरण। ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल। 17वीं सेंचुरी को इसलिए द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड कन्फ्यूजन कहा जाता है क्योंकि उस समय पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स का दौर था। क्वेश्चन नंबर 119। हुज वर्क्स आर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेंड किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये दो महान रचनाएं हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, वो किसकी है? ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी जॉन किट्स, ऑप्शन डी जॉन ड्राइडेन। और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जॉन मिल्टन की ये दो रचनाएं हैं, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड आर, ये क्या है? ऑप्शन ए एपिक्स, ऑप्शन बी ट्रेजेडीज, ऑप्शन सी कॉमेडी और ऑप्शन डी प्लीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? एपिक्स। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एपिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु इज रिगार्डेड द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोइट्स। किसे सबसे ज़्यादा सबलाइम इंग्लिश पोइट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी जियोफ्री चौसर, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आपने ठीक से नहीं देखा हो इस टॉपिक को तो हो सकता है कि आप विलियम शेक्सपियर के साथ जाना चाहें, जियोफ्री चौसर के साथ जाना चाहें, सब बड़ा बड़ा नाम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जाना चाहें, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज रिगार्डेड द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोइट्स। सारे इंग्लिश पोइट्स में सबसे ज़्यादा सबलाइम किसको माना जाता है? जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। हु इज़ द मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल। कौन ग्रैंड स्टाइल के मास्टर कहे जाते हैं? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी जियोफ्री चौसर, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर यहाँ भी क्या है? जॉन मिल्टन को ही ग्रैंड स्टाइल के साथ आप जोड़िए। ग्रैंड स्टाइल दिमाग में आते ही और उसका मास्टर तो फिर जॉन मिल्टन और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। हु ब्रिंग्स टू आवर नोटिस रिलेशनशिप्स अमॉन्ग अनकॉमन थिंग्स। मतलब एकदम जो असामान्य चीज़ें थी उनके बीच में एक तरह से एक रूपता दिखाने या कुछ कनेक्शन दिखाने के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने हम लोगों के सामने इस चीज़ को नोटिस में लाया, अनकॉमन थिंग्स के बारे में रिलेशनशिप। तो ऑप्शन ए है मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑप्शन बी रोमांटिक पोइट्स, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी विट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे उन्होंने अनकॉमन थिंग्स में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया और वो हमारे नॉलेज में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ हम लोग देखते हैं, पाते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। Who is known for his use of classic और heroic couplet for serious English poetry। मतलब अच्छी अंग्रेजी कविता, गंभीर अंग्रेजी कविता की रचना के लिए किसने इन क्लासिक, मतलब वो जो उस समय की चीज़ें थी, क्लासिक मतलब जिसे आप सदाबहार कह लें, उन हीरोइक कॉपलेट को
कॉपलेट आप ये समझ लें, 2 लाइन वाली जो कविता होती है और उसमें जो राइम रहता है उसका यूज़ किया सीरियस इंग्लिश पोइट्री के लिए। तो ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन सी वाल्टर डिलामेयर, ऑप्शन डी जॉन ड्राइडेन। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, जॉन ड्राइडेन ने क्लासिक्स और हीरोइक कॉपलेट का यूज़ किया सीरियस इंग्लिश पोइट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि 25 क्वेश्चन ही हैं, तो जॉन ड्राइडेन बेसिकली मूल रूप से क्या थे? ऑप्शन ए सैटिरिस्ट, ऑप्शन बी नोवेलिस्ट, ऑप्शन सी ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन डी ग्रामेरियन। तो ये क्या थे? सैटिरिस्ट थे। सैटिरिस्ट मीन्स आप समझ ले व्यंग्यकार। जॉन ड्राइडेन बेसिकली क्या थे? सैटिरिस्ट थे। इस तरह हमने सारे क्वेश्चन को इस सेट में डिस्कस कर लिया और आप इसको एंजॉय कीजिए। जब भी आपका मन हो आप इसे देखिए और ये गारंटी है कि अगर आपने इन सारे सेट्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़िया से देखा, बार बार देखा, एक बार में कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली नहीं होती है, ये फैक्ट्स है। जितनी बार आप पढ़ेंगे मतलब उतना ज़्यादा फैक्ट्स आपके दिमाग में रहता चला जाएगा। तो आप इसे आराम से बार बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाटा भी आपका कंज्यूम नहीं हो रहा है, PDF में है। और अगर आपने हमारे इस चैनल इंग्लिश ABC को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेट के साथ फिर आते हैं। इसी में एक बार फिर से मैं बता दूं कि पोइट्री सेक्शन का भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 2 सेट है वो भी हमने अपलोडेड कर रखा है। आप चाहें तो सेट 3 में जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आप देख रहे हैं, इसके तीसरे सेट में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो उस लिंक के सहारे वहाँ जा सकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय।